आज मैं आपको क्लास 9 का टर्मिनल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और चूँकि सभी क्वेश्चन जो है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसके आधार पर ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1.27 पर रेकरिंग है। तो यहाँ रेकरिंग का अंक कितना है, तो 2 अंक है। तो 2 अंक का मतलब ये होगा कि इसके बटे में क्या हो जाएगा, 2 9 आएगा। तो यहाँ 127/99, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि जो रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और अंडर रूट 324 का 18 होता है, ये 529 का 23 होता है, अंडर रूट 841 का 29 होता है, ये अंडर रूट 966 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 3 में 1/2 + √3, इसका वैल्यू कितना होगा। चूँकि ये जो क्रिया है हर का परिमेयकरण है, तो हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो इसको 2 - √3 से अंश और हर में गुना करते हैं। तो अंश को अगर 2 - √3 से गुना करते हैं तो 1 × 2 - √3 2 - √3 हो जाएगा। और हर में जो होगा a + b × a - b का फॉर्म बनता है, तो a² - b² से इसका मान 1 हो जाता है। और देखते हैं अगर हम 1/2 + √3 को 2 - √3 से गुना करते हैं, 2 - √3 से, तो क्या हो जाता है, 2 - √3 बटे a² - b² होता है, a + b × a - b का फॉर्म है। तो ये आपका मान 2 - √3 बटे 2 दूना 4 घटा 3 1 छिपा रह जाएगा। तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 2 - √3। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर लिख करके इसका ऑप्शन लिखते जाइएगा। यहाँ पर है 16 पर पावर 3/4। तो इसका क्या बना है कि अगर 16 पर पावर 3/4 है तो बटे का पावर क्या कह रहा है कि जितना पावर बटे में है उतना ही पावर का कोई एक बेस खोजना है 16 के लिए। तो हम 2 को बेस बना देते हैं, इसका पावर 4 और उस पर पावर होल टू द पावर 3/4। तो डबल पावर गुना हो जाता है। अगर गुना समझोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 2 पर क्यूब 8 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि px बराबर 5x² - 3x + 7 तो p - 2 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर p - 2 का मतलब हुआ यहाँ पर x का मान -2 रख देना है। तो यहाँ पर x का मान -2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना -2 का होल स्क्वायर -3 × x का मान -2 + 7। हल कर लो, क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 प्लस में हो जाएगा, 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस 20, 3 दूना 6 26 और 7 33, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x² + x - 2 को भाग देना है x + 1 से। तो x + 1 से जब भाग दिया जाएगा तो पहला एलिमेंट पूरा करने के लिए x को किससे गुना करना पड़ेगा, 3x से। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देंगे, अगर लंबी विभाजन प्रक्रिया में जाओगे ये 3x² + x - 2 में भाग देना है किससे, x + 1 से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को 3x² पूरा करने के लिए 3x से गुना, 3x² और +1 × 3x, 3x होगा, चिन्ह बदल जाता है और ये -3x में -x घटेगा तो -2x -2, यहाँ पर -2 से गुना करने पर -2x -2 और ये चिन्ह बदल करके कैंसिल हो जाएगा। यही आपका भागफल प्राप्त होगा। तो ये भागफल प्राप्त हुआ, राइट ऑप्शन कहाँ चल रहा है, बी में। ठीक है, क्योंकि ये भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना है इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है 6x² - 17x + 5 बराबर
ऑप्शन में पता चल रहा है कि इसको फैक्टर फॉर्म में लाना है, गुणनखंड बनाना है। तो देखो गुणनखंड का एक आसान सा नियम है कि 17 को हम डिवाइड करते हैं 2 भाग में, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि सी का चिन्ह अगर प्लस है, ठीक है ना, तो डिवाइड जो बंटवारा होगा इसका 17 से छोटा पद लेकर करना है, एक जातीय चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है, 17 का चिन्ह प्लस, तो दोनों का एक जातीय चिन्ह हम प्लस ले लेते हैं। इसके बाद 17 का जो डिवाइड होगा AC के बराबर होना चाहिए डिवाइड का प्रोडक्ट, गुणनफल, है ना। तो यहाँ पर 6 पंच 30 होना चाहिए। तो हम 17 को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि उसका योग जो है वह कितना हो जाए, 17, और गुणनफल AC 30 के बराबर। तो हम इसको 15 और 2 लेते हैं, ठीक। और अगर x² का गुणांक का मान a का मान है तो उसको हम बटे कर लेते हैं, यहाँ पर बटे कर लिए। तो यहाँ से 3 पचा 15, 3 दूना 6, 2 एका 2, 2 तिया 6। तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है बताओ, 5 बटे 2 और दूसरा 1 बटे 3, और इसके आगे प्लस है, इसमें x लगा देते हैं, और इसके आगे भी प्लस है, x लगा देते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल होगा और इस x के साथ 3 लग जाएगा। तो ये आपका हो गया 2x + 5 और 3x + 1। कहाँ चल रहा है, 2x + 5 और 3x + 1 हो रहा है। तो ऑप्शन आपका दोनों प्लस में चलना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन प्लस में कहाँ चल रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें हम ट्रिक भी देख सकते हैं, अगर सी का चिन्ह प्लस है ना, तो बंटवारा इससे छोटा पद होगा और चिन्ह एक जातीय होगा। तो चिन्ह एक जातीय का मतलब यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस में जाएगा, तो फैक्टर में भी क्या होगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन में 1 माइनस है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी फैक्टर में एक पार्ट में माइनस है, गलत होगा। इसमें दोनों प्लस है और इसमें दोनों माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, ठीक। बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया इसको। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि x + y + z = 0 है, तो अगर हमारे पास एक सूत्र प्राप्त हुआ है, क्या सूत्र प्राप्त हुआ है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 0 होता है। कब, जब तीनों x + y + z का मान 0 होता है, तो इतना का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ से अगर हम x³ + y³ + z³ का वैल्यू देखें तो -3xyz राइट जाएगा, तो +3xyz, इसका मतलब इसका वैल्यू राइट आंसर 3xyz होगा और ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक लेकिन कोटि ऋणात्मक होते हैं। भुज धनात्मक का मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट का मान प्लस में और कोटि का मतलब y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक का मान माइनस में। तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस और माइनस होता है। ये क्वाड्रेंट का चिन्ह है, चतुर्थांश का चिन्ह है ना। तो चिन्ह के आधार पर प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। भुज का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक, और कोटि का मान y कोऑर्डिनेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है x बराबर 4 - √15 और मान पूछा है x + 1/x का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया ना। तो इसको क्या करना है कि x का मान दिया गया है और x + 1/x, इसका मतलब उसी x के मान का व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो हम एक बार 1/x को देख लेते हैं, क्या होता है 1/x। 1/x का मतलब ये हुआ कि जो x का मान है उसको
रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देते हैं 1/4 माइनस रूट 15। अब इसको देखने से हर का परिमेयकरण जितना जल्दी करो 4 प्लस रूट 15 से आंसर में गुना करो। तो ये क्या हो जाता है 1 इंटू 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15 प्लस से गुना हो रहा है ना, प्लस से गुना रहा है, माइनस है प्लस से गुना होगा। तो 4 प्लस रूट 15 ऊपर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 घटाओ 15 1, तो ये 4 प्लस रूट 15 आया। देखो ये इतना अच्छा मान आया है कि अगर हम x का मान 4 माइनस रूट 15 है तो 1/x का मान 4 प्लस रूट 15 आता है। इसका मतलब उसका व्युत्क्रम जो हुआ इतना वैल्यू रखा, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर x का मान 4 माइनस रूट 15 प्लस 1/x का मान 4 प्लस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में आप डायरेक्ट देख सकते हो कि सेटिंग क्या हुआ रहेगा। तो रूट 15 रूट वाला संख्या कटेगा, इसको 2 बार जोड़ देना है, 4 4 8 हो जाएगा। लगभग सवाल सेटिंग करके रखता है वह, है ना। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को क्या किया गया है, फैक्टर फॉर्म गुणनखंड फॉर्म में ऑप्शन है। तो गुणनखंड निकालना है। मैंने अभी तुरंत बताया कि 5 का आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, ब्रेक कीजिए, तोड़िए इसको। तो सी का चिन्ह माइनस है, इसका मतलब होगा कि मध्य पद से बड़ा पद, 5 से बड़ा पद लेना है, चिन्ह विजातीय रखना है। तो चिन्ह विजातीय क्या होगा, यहाँ से प्लस आएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे जो संख्या होगा, चूँकि AC का मान 1 गुना 6 6 है, तो 5 से बड़ा पद लेना है, तो यहाँ 6 और अगर 1 लेते हैं तो गुना करके 6 का 6 AC के बराबर होता है, और इसको घटाते हैं, चूँकि बड़ा पद लेना होता है तो घटाया जाता है ना। इसके आगे चूँकि यहाँ पर गुना के 1 है तो बटे 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ x आगे में लगाओ, देखो गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। ये हो सकता है उल्टा में आ सकता है, तो यहाँ पर x प्लस 6 और x माइनस 1, कहाँ पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x³ प्लस y³ में भाग देना है x प्लस y से। तो x³ प्लस y³ का क्या है, यह प्रसारित रूप है। x³ प्लस y³ क्या है, विस्तारित रूप है। इसको क्या करना है कि हमें फैक्टर गुणनखंड फॉर्म में लाना है, इसका सूत्र ही है। तो इसका सूत्र क्या बना है, x³ प्लस y³ का, x³ प्लस y³ बराबर, इसके सूत्र को देखो समझना पड़ता है। इसका सूत्र है लीनियर इनटू यहाँ पर क्वाड्रेटिक, है ना। एक में लीनियर रहता है, दूसरे में क्वाड्रेटिक। एलिमेंट क्या आता है, तो इसका बेस एक्स वाई, इसमें आता है x² xy y²। लेकिन इसको मैंने चिन्ह कहीं नहीं कुछ दिया है, आपको मैंने समझाने के लिए चिन्ह नहीं दिया है। चूँकि ये प्लस का सूत्र है x³ प्लस y³, आपको माइनस का भी सूत्र आ सकता है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का सूत्र पहला पार्ट में प्लस लेगा, दूसरा पार्ट में बीच में माइनस लेगा। सिर्फ ये बोलना है, क्या बोला गया, पहला पार्ट में प्लस का सूत्र प्लस लेकर चलेगा, दूसरा पार्ट में बीच का एलिमेंट माइनस होगा, उल्टा चिन्ह करना है। उसके बाद पिछला पार्ट के बाद कुछ नहीं बोला गया तो यहाँ पर प्लस, जब तक नहीं कुछ बोला जाए तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अब ये समझ में अगर आ गया होगा, ये सूत्र है x³ प्लस y³ का, तो उसमें x प्लस वाई से भाग देंगे। अगर हम इसमें x प्लस वाई से भाग देंगे तो क्या एक पार्ट कैंसिल हुआ, x प्लस वाई, तो बचा क्या, तो ये x² माइनस xy प्लस y²। इसमें ट्रिक है कि ये माइनस xy रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो बीच का एलिमेंट माइनस नहीं, गलत है, यहाँ माइनस है तो ठीक है, राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन y² प्लस माइनस है, ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर है 13 x अक्ष पर कोटि का मान होता है। अब x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, x0।
एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट x0 होता है, तो यहाँ कोटि का मान क्या हो गया 0। राइट ऑप्शन ए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है 14, बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखो आपको समझने के लिए मैंने बता दिया है कि क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है। क्वाड्रेंट के चिन्ह के बारे में मैंने बताया कि अगर दोनों प्लस है तो पहला में, दोनों माइनस है तो तीसरा में जाएगा, दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, चलो राइट ऑप्शन सी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है 180, 180 डिग्री। ये सभी छात्र जानते हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो कोनों का योग एक समकोण के बराबर हो तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं। जब दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। और जब दोनों कोनों का योग 180 होता है तो समपूरक होते हैं। ये जानकारी रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। 16 हो गया। 17 में क्या कह रहा है, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो कौन सा कोण बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, यहाँ सम्मुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यही ऑप्शन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हो गया। चलो आओ आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है तो जब दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो 3 रिजल्ट आता है। वो है आपका संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा रिजल्ट है एक अंतर कोणों का प्रत्येक योग समान होता है, तीसरा होता है कि तिर्यक की रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखते हैं क्या कौन सा राइट ऑप्शन है। एक अंतर कोण बराबर होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल है, और संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होता है। ये दोनों ठीक है। अंतः कोण के बारे में ऐसा विकल्प सही नहीं होता है। पता क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अंतर कोण भी है और संगत कोण भी है। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19, किसी त्रिभुज के कोण 3, 4, 5 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। तो वहाँ अनुपात में x लगा देना है, तीनों कोण को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12x। 12x बराबर 180 होगा, तो x बराबर मान कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो 15 और सबसे छोटा कोण कितना रेशियो ले रहा है, 3, तो 15 45 डिग्री। कही है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, आसन्न कोणों की बाएं भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हो। सरल रेखा बनाने का मतलब हुआ ये एक रेखा बना रहा है और आसन्न कोण ये दोनों बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण क्या कहलाता है, रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। जब ये सरल रेखा बनाती है तो इसको कोण को क्या कहते हैं, आसन्न कोण को रैखिक युग्म का कोण। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ज्योमेट्री में है आपको। चलो अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है, प्रसारित किया गया है। तो इसके प्रसारण में क्या समझना है, इसके प्रसारण में ये समझना है, चूँकि इसको प्रसारित करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें समझना क्या है कि यहाँ पर क्या है, हम 2AB 2BC 2CA सिर्फ लिखते हैं। तो सिर्फ AB BC और CA से हम समझने का प्रयास करते हैं। होता तो है 2AB का फॉर्म है ना, तो A + B + C चाहे A - B - C है। तो यहाँ क्या समझना है कि यहाँ पर B भी निगेटिव है और C भी निगेटिव है। तो देखो यहाँ पर B निगेटिव है, तो एक निगेटिव का एलिमेंट आ रहा है तो ये माइनस में जाएगा। BC दोनों निगेटिव चल रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और CA में एक C निगेटिव है इसलिए ये निगेटिव में रहेगा। इसके चिन्ह को पकड़ो यहाँ से -+-, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन ए को देखो, ये स्क्वायर होने पर तो सब 3 तो प्लस ही रहेगा, सब ऑप्शन में प्लस है। उसके बाद क्या पकड़ना है, -+-, क्या देखो -+-, ठीक है। यहाँ पर +-+, तीनों प्लस है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 है, थोड़ा सा प्रिंट गलत हो चुका है, ये तुम्हारा हो जाएगा √3 और ये √7 का होल स्क्वायर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
इसके हल को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि चूंकि स्क्वायर होने पर ये दोनों सिर्फ जुट जाएगा, 7 3 10 होगा, और 2ab के फॉर्म में आएगा तो 2 × 7 21 हो जाएगा। तो 10 + √21, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। x + 3 से बहुपद इतना में भाग दिया जाए तो शेषफल पर में क्या होता है कि gx का मान x + 3 है। तो gx को क्या किया जाता है, x - a के फॉर्म में लिखा जाता है। gx को किस फॉर्म में लिखा जाता है, x - a के फॉर्म में। तो x - a के फॉर्म में x + 3 को लिखा जाएगा तो x - 3 लिखा जाएगा। यही a का मान हुआ। तो a का मान -3 इस पर पुट कर देना है, रख देना है। ठीक है कि क्या इस बहुपद पर -3 रखा जा सकता है, तो x³ तो -3 का होल क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा, -3 गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना -3 और प्लस है 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 27। ये कितना हो जाता है, 27। नेगेटिव 27 होगा, माइनस क्यों है तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस से गुना माइनस हो जाएगा। 3 × 3 = 27, ये भी 27 हो गया। -4 × 3 = 12, -12 हो जाएगा प्लस में 50। ये तीनों निगेटिव जुट जाएगा। 27 27 कितना हो जाता है, 54। 54 और 12 क्या हो जाएगा, 66। और 66 में निगेटिव 66 है और प्लस 50 होगा तो -16, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 24। यहाँ पर क्या है, x + 1/x का मान 5 है। तो यहाँ पर x² + 1/x² का वैल्यू पूछा गया है। देखो यहाँ पर अगर प्लस का मान है तो क्या करना है कि इसके मान में स्क्वायर कर दो, 5 स्क्वायर कर लो। ठीक है, और प्लस का वैल्यू अगर है तो ये -2 कर दो, आंसर हो जाएगा। 25 में 2 घटेगा 23 हो जाएगा। फिर हम समझा देते हैं, अगर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस का मान अगर दिया हुआ है तो स्क्वायर करके +2 कर देना है। ठीक है, बन जाएगा। चलो अगला सवाल है, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन है। 1 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो ये 0.3 से कुछ एक्स्ट्रा आता है, 3 × 9 है ना। और 1 में 2 से भाग देते हैं 0.5 कंप्लीट। तो इसको हम 30 पैसा और इसको 50 पैसा कह सकते हैं। तो इसके बीच में जो आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 50 में अगर 0 पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा, 50। 6 से भाग दें, 6 × 8 = 48, 8 आ रहा है, गलत है। ये 50 होगा, है ना, बरसों के 48, मतलब 0.4 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो ये 30 और 50 पैसा के बीच है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या करना है, गुणनखंड। फिर वही हिसाब है, 5 का आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सी का चिन्ह माइनस है तो बीजातीय चिन्ह यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, AC का हमारे गुना 24 है। 5 का जो डिवाइड किया जाएगा बंटवारा, 5 से 12, 8 और 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 8 और यहाँ 3 ले लेते हैं। और बटे में x² का गुणांक 1 है, 1 नहीं लिखते हैं और इसमें x लगा देते हैं तो ये गुणनखंड हो जाता है। तो देख लो, प्लस में 8 और माइनस में 3 कहाँ चल रहा है, तो प्लस में 8 नहीं है, गलत है, ये भी गलत है तुम्हारा। और ये +8 -3, राइट ऑप्शन सी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 27। क्या कह रहा है, x का मान। इसको क्रॉस करके देखो, 6 × x क्या हो जाएगा, 6x, 6x - 6 = 42 बराबर 5 × x 5x और -9 × 5 = 45। अब 6x में 5x घटेगा तो x बचेगा, और 42 अगर लेफ्ट राइट आएगा तो +42 होगा। तो ये -3 आपका घट करके बचेगा, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28। किसी संख्या और उसके 2/3 भाग का अंतर 24 है। मान लो कि एक संख्या x है और उसका 2/3 2/3 और इसका अंतर जो है वो 24 है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 LCM होगा, 3x - 2 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 LCM आ गया। तब ये क्या हो जाएगा, 2x, 3x - 2x। 2/3 का मतलब
2/3 इंटू एक्स होगा, तो बराबर 24 होगा। 24 तिया क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 तिया 72, और यहाँ पर 3 में 2x घटेगा x बराबर 72। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, पाई है। तो पाई को सब लोग जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। पाई हो या पाई से रिलेटेड कोई भी नंबर आएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 30, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री, AB बराबर BC। अब देखो एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, और AB भुजा जो है वो BC भुजा के बराबर है। अब बात समझ में आता है कि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर ए पर बना कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर कोण जब होगा तो दोनों मिल करके 90 होगा। तो दोनों बराबर कोण 90 हो रहा है तो एक कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या क्या होता है। जब कोई भी त्रिभुज बनेगा तो एक कोण 90 डिग्री होगा तो 2 न्यून कोण होंगे, मतलब एक कोण 90 से अधिक हो सकता है, लेकिन समकोणों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। अधिक कोणों की संख्या 1 और न्यून कोणों की अधिकतम संख्या 3 हो सकते हैं। कम से कम अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ समकोण की अधिकतम संख्या का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर है किसी त्रिभुज की भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बना बहिष्कोण CBD का मान क्या होगा। बहुत ज़्यादा नहीं समझना, तो ये देखो बहिष्कोण का जो मान होता है वह प्रमेय बना है दूर के सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर। योग होना चाहिए, दो कोणों का योग। तो सिंगल एंगल है तो ये ऑप्शन गलत है, सिंगल ऑप्शन है एक गलत है। दो कोणों का योग है ये सही है, और यहाँ दो कोणों का अंतर है तो गलत है। बताया गया कि सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, योग सिस्टम से पकड़ लेना है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, तो BAC का मान क्या होगा। AB के सामने जो कोण होता है कोण C होता है, AB को छोड़कर। BC के सामने जो कोण होता है कोण A होता है, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब A कोण पूछा गया है, बीच में जो यहाँ पर डिजिट रहेगा वहीं पर कोण पढ़ना है। तो A कोण का मान C कोण के बराबर होगा। यहाँ पर देख लो C है, ACB के बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारा ज्योमेट्री का ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में A बराबर 5, B बराबर 12 और C बराबर 13 से भी है। तो C के सामने C का भुजा क्या है, सबसे बड़ी है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है अर्थात समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आओ यहाँ पर C कोण के सामने का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलो अगला सवाल है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35। 24, 32 और 40 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। तो परिमिति के लिए क्या करना है, तीनों भुजा को जोड़ देना है। 0, 2, 4, 6 और उसके बाद 4, 3, 7, 2, 9, 96, 96 सेमी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, ABC भुजाओं वाले त्रिभुज की अर्ध परिमिति S से सूचित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन सूत्र क्या बना है, √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर √ पूरा होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 6 गुना 6। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9√3। कहाँ पर चल रहा है, 9√3 सेमी स्क्वायर होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। 12 सेमी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। देखो क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज के लिए अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि भुजाओं को आधा कर लो और √3 से गुना कर दो। ठीक है। तो भुजाओं का मान कितना हो जाएगा, आधा 12 है तो 6 आ जाएगा, √3 से गुना कर दो, 6 √3 से। ये जब तक याद रखोगे तब तक ये आसान सवाल है, नहीं याद रखोगे तो फिर तुमको हल करना पड़ जाएगा। क्या मैंने बताया, भुजाओं को आधा करो और √3 से गुना करो। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 39, किसी प्रदत्त आंकड़े के अधिकतम और न्यूनतम सीमा, यह अधिकतम सीमा है न्यूनतम सीमा है, उसका परिसर, परिसर का सूत्र ही है
अधिकतम में न्यूनतम को घटाना है। घटाओ, 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। ठीक है, यहाँ से बाकी लिया बचा लिया है तो 7 हो जाएगा, है ना। तो 7 में 2 जाएगा 5, 55, राइट ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 40 है। वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दिया गया है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इस दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, ठीक है। जोड़ने पर ये 60 होगा, 2 से भाग देने पर 30, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर टेलीमार्क प्रिंट में 2 से यहाँ 5 होगा, ठीक है ना। और यहाँ से 1 2 3 4, 4 5 4 9 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 42 को ऊपर लाओ। 42, किसी त्रिभुज में अधिकतम संभव न्यूनकोणों की संख्या 3। मैंने पहले बता दिया है अधिकतम न्यूनकोण की संख्या क्या हो सकता है 3। जैसे एक समबाहु त्रिभुज के ले लो, 60 डिग्री का कोण बना रहा होता है। चलो आगे बढ़ो। 67 डिग्री के पूरक का मान क्या समझना है। पूरक का मतलब 90 में 67 घटाओ क्या हो जाता है, 10 में 7 जाए 3 और यहाँ पर 2, 23 डिग्री बच रहा है, ठीक है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए ओ बी और बी ओ सी का समद्विभाजक, एक फिगर इसमें दिया हुआ है, ऐसा कौन है, ठीक है। ए ओ और यहाँ बी है, ए ओ बी और बी ओ सी है, ये दोनों कौन है। इसका समद्विभाजक रेखा खींचा, इसका समद्विभाजक रेखा, यहाँ से ओ डी खींचा, यहाँ से ओ ई खींचा। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये रैखिक युग्म का कोण बन रहा है ए ओ बी और बी ओ सी, तो ये रैखिक युग्म का कोण बना है। तो ये याद रखना है कि रैखिक युग्म के कोण का समद्विभाजक रेखा जब खींचा जाता है तो उसके बीच का जो कोण होता है, रैखिक युग्म का कोण जब एक लाइन पर एक बिंदु पर बनता है तो 180 डिग्री बनता है। तो उस कोण का समद्विभाजक के रेखा के बीच का जो कोण होता है आधा हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। इसको हल करके भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये एंगल का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या करना है कि अगला जो है क्वेश्चन है तुम्हारा 45। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो यहाँ ए ओ बी ऐसे करो, कोण ए ओ बी जोड़ कोण बी ओ सी बराबर ये कोण और एक कोण जोड़ करके बराबर 180। तुम क्या करो, इसमें से इसका समद्विभाजक है आधा करो, इसका समद्विभाजक आधा करो, इसका समद्विभाजक आधा, 90 डिग्री हो जाएगा। ए ओ बी का मान तुम ए ओ बी का जो आधा होगा तुम डी ओ बी लिख सकते हो, डी ओ बी, और इसका जो आधा लिख सकते हो बी ओ ई लिख सकते हो, जोड़ कोण बी ओ ई लिख सकते हो। दोनों कोण को जोड़ोगे तो यही कोण हो जाएगा डी ओ ई, डी ओ ई बराबर क्या डिग्री हो गया 90 डिग्री। चलो अगला है तुम्हारा 123 डिग्री के संपूरक का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 123 डिग्री का संपूरक, संपूरक का मतलब हुआ 190 में 123 हमें घटाना है, यहाँ 7 बचेगा। इसके बाद इकाई पर 7 कहाँ चल रहा है खाली देख लेना है, 57 और कहीं तो नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 2, जो यहाँ पर एक अंक को शेष मैंने पकड़ा है, ठीक है ना। जो दो समकोण से बड़ा लेकिन 4 समकोण से छोटा है, तो 2 समकोण का मतलब 90 डिग्री से 90 दूना 180 डिग्री से बड़ा हो और 4 समकोण 360 से छोटा हो, तो उस कोण को बृहत् कोण कहते हैं। इसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, याद रख लेना है। तो बृहत् कोण राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 47। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, लगभग सभी छात्र जानते हैं 0 0 होता है। चलो 48 है, किसी तल में दिए गए भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। यूक्लिड ने बताया था अपने अभिगृत में कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर के केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एक, है ना। चलो 49, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो क्या कहलाता है। देखो होता क्या है, हम राइट ऑप्शन समांतर चतुर्भुज ए को लगा देते हैं और बात कर लेते हैं इस पर इस तरह से कि देखो चूंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, समांतर सिर्फ हो। तो किसी ने कहा कि अगर दोनों भुजाओं का युग्म अगर पैर में समांतर नहीं होगा
तो क्या वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा? तो एक प्रमेय बना। क्या बना? बोला कि ऐसा करो कि तुम दो भुजा समांतर दोनों युग्म मत दो, एक युग्म समांतर दे दो, लेकिन जो युग्म समांतर दोगे वो बराबर लंबाई का होना चाहिए। ठीक है, तो वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। इसी केस पर यहाँ पर प्रमेय के आधार पर भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर दिया और वह युग्म बराबर दिया, इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा। ये प्रमेय ने हमें बताया है। ठीक है, चलो अगला है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 50। 125 पर पावर -1/3। तो अगर हम 125 पर पावर -1/3 को इस तरह से समझें कि यहाँ पर 3 पावर कहता है, मैंने एक क्वेश्चन बताया था शुरू में कि 125 को 3 पावर में लिखना है तो बेस क्या देना है, तो बेस हम 5 ले लेते हैं, 3 पावर 125 पूरा और -1/3 और 3 3 कैंसिल हो जाता है, गुना होता है। 5 पर -1 पावर का मतलब होता है माइनस पावर प्लस बनेगा तो 1/5, बेस उलट जाता है। ठीक, चलो अगला है तुम्हारा यहाँ a³ - b³ -3a² और प्लस 3ab² का फॉर्म बना रहा है। ये है a - b का होल क्यूब का सूत्र। तो सबसे पहले होल क्यूब मतलब चूंकि ये प्रसारित फॉर्म है तो ये क्या आ जाएगा? होल क्यूब में जाएगा। तो सीधा है कि ये अलग अलग पार्ट में नहीं जाएगा, ये ऑप्शन गलत, ये गलत। बात बचा इसमें क्या होता है? प्लस वाला का होल क्यूब जो होता है सभी एलिमेंट प्लस रखता है और माइनस वाला में क्या होता है? 2 एलिमेंट माइनस रखता है, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने हल नहीं किया है, कारण बताया है। ठीक है, देख लेना इसको। आगे है 52। 52 में क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या कह रहा है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक रैखिक समीकरण बना है, इसको याद कर लेना तुम, कभी ज़रूरत के हिसाब से ये आपको काम में आ जाएगा। C/5 बराबर F - 32/9। ये केस है तो आपका सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट तापमान को सेल्सियस में बदलने का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि C बराबर F है बराबर X है, तो X का मान पूछा है। किसका मान पूछा गया है? X का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो कि इसमें x का जो मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है आपको याद रखना है, क्योंकि ये मात्र एक कहेंगे, दोनों C और F का मान अलग अलग होता है अधिकांशतः, लेकिन एक जगह पर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, और वो टेम्परेचर है आपका -40 डिग्री। याद कर लो। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। C के बदला F बैठा देना कहीं पर, C के बदला F और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, ये -40 डिग्री निकलेगा। राइट ऑप्शन C हो जाएगा। बहुत छात्रों को ये सब चीज़ समझ में आता होगा जो पढ़ा होगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है 53 में, किसी बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनता है? पता है कि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो गया। होता क्या है? देखो क्या होता है, जब किसी बिंदु को बहुत भाग में बांटा गया है, क्या किया गया है? बांटा गया है। तो चारों तरफ जब भाग में बांटा गया तो इसको बांटते 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 इतने भाग में बांटा गया तो ये 360 भाग में बांटा गया है। याद रखना 360 भाग में, और एक भाग को 1 डिग्री कहते हैं, तो 360 भाग को 360 डिग्री कहते हैं। ये बहुत कम छात्र समझते होंगे। आओ इस चीज़ की जानकारी मैंने दे दिया है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा a - b का होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर को अधिकांश छात्र क्या समझते हैं? a² - 2ab + b², लेकिन ये कंपटीशन लेवल का सूत्र नहीं है। तुम याद करो कि a - b का होल स्क्वायर प्लस के फॉर्म में जाता है तो a + b का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 4ab होता है। प्लस का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, समझ गया ना। अब जब माइनस का होल स्क्वायर होगा तो प्लस में 4ab होगा। ठीक, तो कहाँ पर चल रहा है? a + b का होल स्क्वायर -4ab। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। चलो 55 में है तुम्हारा a³ + b³। मैंने क्या बताया कि a³ + b³ का तुरंत कुछ दूर पहले मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, पहला पार्ट में प्लस का a³ + b³ का सूत्र चाहिए, एक पार्ट में प्लस लेकर चलेगा, अगले पार्ट का बीच का एलिमेंट माइनस। इस चीज़ को फोकस करो।
पहला पार्ट में माइनस है, गलत हो गया। पहला पार्ट में प्लस है, बीच का एलिमेंट माइनस है, पिछला को कुछ नहीं बोले तो ये प्लस रहना चाहिए, यही गलत हो गया इसका। ठीक है, चलो पहला पार्ट में प्लस है, बीच में माइनस है और पिछला कुछ नहीं बोला गया, प्लस है, राइट ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन है 56, √2 गुना √3 गुना √5 गुना √7। चूँकि अंडर रूट में कोई संख्या जो है विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, तो इसको गुना किया जाएगा, अंडर रूट में ही रहेगा, ये तय है। तो देखो अंडर रूट में ही 210 रहना चाहिए, राइट ऑप्शन डी होगा, गुना में फंसना नहीं है तुम्हें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 57, 2a पर 5 माइनस 32 से अगर हम 2a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है, a⁴ माइनस 16। ठीक है, अब a⁴ माइनस 16, यहाँ पर फिर 2a हम लिखते हैं और a⁴ को हम a² का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये फैक्टर फॉर्म में आ जाता है, 2a इंटू क्या आ जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, a² + 4 a² - 4। फिर ये टूटेगा, क्या टूटेगा, a + 2 इंटू a - 2 में। तो फिर देख लो, इसके साथ एडजस्ट कर लो, ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो गुणनखंड में ये कहाँ मिल रहा है, 2a इंटू a² + 4a + 2 इंटू a - 2, राइट ऑप्शन सी चल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 58। यहाँ पर अगर हम इस सवाल में x² और माइनस कॉमन लेकर के इसको अगर हम व्यवस्थित कर लें तो सब माइनस है तो क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, a² + 2a + 1। और ये जो मान है x का होल स्क्वायर माइनस ये जो मान दिख रहा है ये आपका a + 1 का होल स्क्वायर है। ये a का वैल्यू हुआ और ये b का वैल्यू हुआ, एक बार जुटेगा x + a + 1 और एक बार ये घटेगा, x माइनस घटेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, a - 1। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो देखो x + a + 1 कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में गलत है, x + a + 1, हाँ ठीक है पिछला पार्ट में है, और x - a - 1 यही चल रहा है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बहुपद a - 1 होल इंटू a + 1 होल इंटू a² + 1 का घात क्या है। देखो घात में क्या करना है तुमको, घात का मतलब होता है बहुपद का घात जो होता है मैक्सिमम पावर होता है। तो आप टोटल एलिमेंट को मत गुना करो, a गुना a² गुना a² a⁴, ये मैक्सिमम हुआ है ना, तो a पर घात का मान 4 हो गया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सबको लिखते जाओ, ठीक है ना, ऑप्शन को लिखते जाना है कौन सा राइट ऑप्शन बन रहा है। चलो 59 के बाद 60, यहाँ px का मान 1 - x³ है और qx का मान 1 - x है, तो px बटे qx, इसका मतलब ये हुआ कि इस px के बहुपद में qx से भाग दिया गया। भाग देने का मतलब होता है कि इसका वेरिएबल का पावर घट जाना, तो 3 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अगर गुना में बहुपद को गुना किया जाए तो उसका पावर जुट जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है 61, y = 3x + 5, तो इसके कितने हल हैं। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसको ये समझ करके आंसर देना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब 2 चर का एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण मतलब एक ठो है, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और यही समीकरण अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनता है तब वह दोनों समीकरण युग्म को देखा जाता है कि किस कंडीशन में है, तो उसके उतने हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंगल समीकरण है तो कुछ नहीं सोचना है, दुनिया का कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है सिंगल एकल है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल, आओ आंसर हो जाएगा अनंत बहुतेरे हल, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। अगला क्वेश्चन है 62, x = 2 और y = 1 इस समीकरण में रख लोगे और k का मान प्राप्त हो, यहाँ पर 2 रखो, 2 दूना 4, 3 एका 3, 4 जोड़ 3 7, k का मान 7, राइट ऑप्शन बी। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ाते हैं
क्वेश्चन नंबर 63, यदि तापमान मापन के पैमाने के संबंध में आपको पहले भी दे दिया था क्वेश्चन C/5 F - 32/9, तो 95 F का मान जो होगा क्या होगा। तो अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट ताप कितना है 95, F का मान 95 रखो, तो हल हो जाएगा C/5 बराबर 95 - 32/9। 95 में 32 घटाओ क्या हो जाता है, 5 में से 2 जाए 3, यहाँ पर 9 में 3 जाएगा 6, ठीक है। तो बच जाता है कितना 63/9, 9 7 63 और बटे 5 जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ से। तो 7 5 35, तो सेल्सियस में ये तापमान 35 डिग्री सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 64, यदि ए कोई वास्तविक संख्या है, इसको समझो खाली, यदि ए कोई वास्तविक संख्या है, x में कोई बहुपद px, मतलब px का मतलब हुआ x वेरिएबल के फॉर्म में कोई एक बहुपद है px, p पॉलिनोमाइल से का घात, बहुपद का घात क्या होता है, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, कम से कम पावर 1 होगा या 1 से अधिक पावर का एक बहुपद px है, और a कोई रियल नंबर वास्तविक संख्या है। a कहाँ है आपको कि x - a से भाग देने पर, तो देखो ये x - a से भाग देने का मतलब ये gx का मान है। तो आपको गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय का पता होना चाहिए कि अगर एक बहुपद px को अगर हम gx बराबर x - a से भाग देते हैं तो pa को शेषफल कहते हैं। सिद्धांत बना है pa को शेषफल कहते हैं, तो यहाँ पर शेषफल का मान pa हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। ये थ्योरी में है, आपके सिद्धांत में है। शेषफल प्रमेय का जानकारी जिसको होगा उसके लिए कुछ नहीं है, देखेगा आंसर लगा लेगा। चलो आगे देखो 65, समबाहु त्रिभुज ABC के दो कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो BOC का मान। मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है 60, तो समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो अंदर बचेगा 30, यहाँ पर 60 है तो समद्विभाजक खींचेंगे तो बचेगा 30, ठीक है। यहाँ पर ABC लिख देते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ मिला O पर, कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो देखो एक त्रिभुज दिख रहा होगा BOC, इसके अंदर में दो कोणों का योग 30 30 60 है, तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 120 डिग्री बनेगा वहाँ पर 120, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं अब। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 66, त्रिभुज ABC में AB तथा BC का मध्य बिंदु D तथा E है, D और AC के बारे में क्या जानकारी है आपकी, है ना। तो इसमें क्या संबंध बना हुआ है, देखो क्या होता है, एक त्रिभुज ABC है और इसमें AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु E है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE हुआ और तीसरी भुजा AC है। इसको यही समझना है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तीसरी भुजा में संबंध पूछा है। आपको मध्य बिंदु प्रमेय ज्योमेट्री में है, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि तुम हमें दो भुजा का मध्य बिंदु तो दो, हम तुम्हें रिजल्ट देंगे। बोला क्या रिजल्ट दोगे, बोला कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा वह तीसरी भुजा के समांतर, अर्थात यहाँ पर देखो D समांतर AC, और बोला कि दूसरा रिजल्ट देंगे कि D बराबर हाफ BC, माने इसकी जो लंबाई होगा वह AC के लंबाई के क्या होगा, आधा होगा, है ना। तो D बराबर समांतर AC होगा और D बराबर हाफ AC, कहाँ दिख रहा है, D समांतर AC, D बराबर हाफ AC। चलो राइट ऑप्शन ए हो गया, ये हमें मध्य बिंदु प्रमेय बताता है। चलो अगला है तुम्हारा 67, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु पर कितने समकोण का कोण बनाता है। देखो कुछ नहीं है, बोल रहा है कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो एक बिंदु न बना, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद किया तो एक बिंदु बना, तो बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का मतलब होता है कितना समकोण, 4 समकोण। यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 समकोण, 4 × 90 360 हो जाएगा। अगला है बहुपद
2x प्लस 1 का शून्यक क्या है। 2x प्लस 1 का मतलब होता है कि बहुपद का मान अगर शून्यक ज्ञात करना है, शून्य से कंपेयर कर दो सीधा, बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस जाएगा तो माइनस 1 और गुना 2/2, -1/2, राइट ऑप्शन बी। चलो टिक लगाओ, आगे बढ़ो। 69 क्या कह रहा है तुम्हारा? 69 -3 और 3 शून्यांकों वाला बहुपद लिखना है। तो देखो ये है क्या, माइनस और तीन जो है ये बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है एक मान अल्फा है और दूसरा मान बीटा है। अल्फा -3 है और बीटा का मान 3 है। तो बहुपद निकालने के लिए रिलेशन, पहले संबंध बनाना पड़ता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है। -3 में 3 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -3 गुना 3 करोगे तो -9 हो जाएगा। तो योगफल 0 और गुणनफल -9। कितना है गुणनफल? -9। तो द्विघात बहुपद का सूत्र बना है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, यहाँ 0 इंटू एक्स बन रहा है और गुणनफल का मान -9 है। तो ये 0 इंटू एक्स खत्म हो जाएगा, तो x² प्लस माइनस -9 राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए को संतुष्ट कर रहा है। किस ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है? ए को। चलो ये तुम्हारा 69 हो गया। अब 69 के बाद तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 70। वो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना तो अशांत आवर्ती हो। ठीक है, आवर्ती का मतलब अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। तो शांत और अशांत आवर्ती अगर रहता तो परिमेय बनता, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होता है। यहाँ नहीं है, वह नहीं है, परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब वह परिमेय है। इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय संख्या है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक और अपने अपने मित्रों को भी शेयर करें। और क्लास 9 के छात्र, पहला वीडियो मैंने बनाया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। इस तरह का वीडियो बार बार आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।